जैसे ही शुरुआत हुआ जनवरी 2026 का, दुर्घटनाएं शुरू हो गई। क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली है, जो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है, ईरान की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। मैंने लिखा था खामनेई इस युद्ध में मारे जाएंगे, लड़ाई होने से पहले रुके। किसी ने सोचा नहीं था कि दुबई के साथ ऐसा होगा। मैंने कई लोगों को मना किया कि अब दुबई मत जाइएगा, तो लोगों ने पूछा क्यों, वो तो वर्ल्ड की सेफेस्ट जगह है। क्या भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा? नहीं, भारत का पाकिस्तान से झगड़ा होने वाला 2 अप्रैल से 17 मई। अमेरिका का कैसा भविष्य देखते हैं आप? नहीं, मुझे दिखाई नहीं कि 2032 में डॉलर 52 रुपए का बिकेगा। 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चले जाएंगे छोड़ करके। जी। कोई और चेहरा आपको दिखता है जो मोदी जी के बाद जिसको बताया जाए कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? बहुत मुश्किल। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संगीता श्रीवास्तव, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तो देखिए, जीवन जिस तरह से हम लोगों का चल रहा है, जितनी एंजाइटी है, जितना स्ट्रेस है, सबको थोड़ा सा सुकून चाहिए, सबको थोड़ी सी शांति चाहिए। और जिस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग मानसिक स्ट्रेस झेल रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी होता है। तो जब हम परेशान होते हैं तो हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हम ईश्वर के दरबार में पहुंच जाएं, या फिर हम ज्योतिष के माध्यम से अपनी परेशानियों को, अपने भविष्य को जानने की कोशिश करें, भाई अब आगे सब ठीक रहेगा या नहीं। तो ईश्वर के दरबार पे तो आप जाते ही होंगे, लेकिन एक महान ज्योतिषी को हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं, जिनसे हम अपनी सारी समस्याएं और आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो समस्याएं हैं और आपके अंदर जो दुविधाएं हैं, उनको सबको आज खत्म करेंगे अपने इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। पंडित जी बहुत व्यस्त रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि पंडित जी के साथ करीब मुझे 10 से 15 साल हो गए काम करते 15 साल हो गए लगभग काम करते हुए। बहुत लंबा समय बीता पंडित जी के साथ, लेकिन अब ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमको मिल पाए हैं कि इस बार हम अपने पंडित जी से और सबकी दुविधाएं जो भी हैं मन में चल रही हैं, उनके सवालों के सबके जवाब चाहेंगे। तो पंडित जी, पहले तो ये बताएं, आपकी अभी यात्रा आप लगातार कर रहे हैं देश प्रदेश की, जिस तरह से भारत की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं इस समय 2026 में? देखिए, 2026 चूंकि कल से विक्रम संवत्सर 2083 प्रारंभ हो रहा है और ये संवत्सर है रौद्र संवत्सर। अच्छा, रौद्र को आप थोड़ा सा अपभ्रंश करिए, रुद्र जैसे होते हैं, रुद्र यानी शिव जी। और उनका बिल्कुल गुस्से वाला, तो ये संवत्सर रौद्र संवत्सर है, तो ये संवत्सर गुस्से वाला संवत्सर है। तो आप देखिए पूरे विश्व में आपको गुस्सा ही गुस्सा दिखाई दे रहा है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आप परिदृश्य में देखिए, मैं वाहन चलाता हूँ, कभी कभी भोपाल से दिल्ली वाहन से ही जाता हूँ, अपनी गाड़ी से आना जाना करता हूँ, तो मैं रोड रेज देखता हूँ आजकल बढ़ गया है, लोगों में गुस्सा जो है भरा हुआ है, और ख़ासतौर से पिछले साल से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली है, जो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है, 29 मार्च 2025 से भारत के ऊपर मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है। अच्छा, वृषभ लग्न की कुंडली है। भारत तो वैसे सनातन काल से भारत देश था, लेकिन 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12:30 बजे दिल्ली में भारत आज़ाद हुआ, तो भारतवर्ष की एक कुंडली बनी, वृषभ लग्न और कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में भारत देश के रूप में आया। अच्छा, 2015 से 2025 तक, मैंने आप उसको ऐसे मान ली, मार्च 2015 से 2025 के बीच में भारत के ऊपर चंद्रमा की महादशा थी, तो सौम्यता ज़्यादा थी क्योंकि भारत के राशि स्वामी की महादशा थी। लेकिन जैसे 29 मार्च 2025 आया, मंगल आ गया, मंगल की महादशा आ गई। मंगल भारतवर्ष की कुंडली में सप्तम भाव का कारक है। अच्छा। सप्तम भाव को हम अमूमन मारक भी बोलते हैं और उसकी दशा को मार्केश की दशा कहा जाता है। कब तक चलेगी? 29 मार्च 2032 तक। 29 मार्च 2032, मतलब लंबा समय। हाँ, 7 साल की। मंगल 7 साल रहते हैं एक घर में? 7 साल रहते हैं एक राशि में महादशा के रूप में। वैसे एक घर में गोचर तो 45 दिन का होता है उनका, लेकिन अमूमन जब दशा और महादशा में आते हैं तो 7 साल की उनकी दशा होती है। आप देखिए, 29 मार्च प्रारंभ हुआ, पहलगाम की घटना घटी, देश ने पहली बार कई दिनों बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध देखा।
क्योंकि सप्तम भाव भारत के पड़ोसियों का भी भाव होता है, हमारी वैदेशिक नीति का भी भाव होता है। माने भारत की विदेश नीति कैसे चलेगी, विदेशियों से, पड़ोसियों से कैसे संबंध होंगे, ये सब 7th हाउस बताता है। मंगल उसका ओनर। अब आप देखिए, राहु, मंगल और शनि ने मिलके भारत का युद्ध करा दिया पाकिस्तान से। राहु, मंगल और शनि, ये तीनों एक साथ अभी हुए, पिछले साल थे, पिछले साल 2025। अब मैं आज के सिनारियों पे ले आता हूँ। जी। क्योंकि हमने देखा कि जनवरी 2026 से ही, जैसे ही शुरुआत हुआ जनवरी 2026 का, दुर्घटनाएं शुरू हो गई। केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी, कभी ट्रेन दुर्घटना, कभी एरोप्लेन की दुर्घटना। तो मुझे लगा ये साल कुछ ठीक नहीं जा रहा है। नहीं, 18 जनवरी से मंगल का राशि में प्रवेश किया। उससे पहले वो धनु राशि में चल रहा था, माने भारतवर्ष की कुंडली के अष्टम भाव में। अच्छा, आपको रेल दुर्घटनाएं तो 29 मार्च पिछले साल से ही दिखाई दे रही है, रोज हो रहा है। कहीं कोई बच्चा, बिटिया, या कहीं बस खाई में गिर गई, रेल उतर गई, कुछ हो गया। तो ये पिछले साल से चल रहा है, क्योंकि मंगल का साल है, उग्र साल है, एक्सीडेंट का साल है। व्यक्ति में संयमितता बिल्कुल नहीं देता, एग्रेशन बहुत देता। आप किसी से भी मिल लो, तो बहुत सौम्य भी रहा होगा, वो भी इस दिनों में एग्रेशन में आपको मिलेगा। ये सब मंगल की वजह से, केवल मंगल के कारण है। क्योंकि आप जिस देश में निवास करते हैं, उस देश के ऊपर जो दशा चलती है, वहाँ बहुत परेशानी होती है। जैसे अमूमन लोगों के ऊपर 7.5 ही चलती है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया आप विदेश जा सकते हो, कि कहाँ? तो मैंने कहा आप कहीं चले जाओ जहाँ 7.5 ही ना हो। तो वहाँ 7.5 का प्रभाव कम होता है। अब आप देखिए, दुबई जैसी जगह, मैंने कई लोगों को मना किया कि अब दुबई मत जाइएगा। तो लोगों ने पूछा क्यों, वो तो वर्ल्ड की सेफेस्ट जगह। मैंने कहा देखो भैया, 2 अप्रैल से 17 मई दुबई, चूंकि मीन राशि का शहर है, शनि वहाँ बैठा है, और मंगल और शनि का कंजक्शन होने जा रहा है। तो दुबई के साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर घटेगी। आप देख लो, मार्च के महीने से जब किसी ने सोचा नहीं था कि दुबई के साथ ऐसा होगा। तो अब देशों की भी कुंडलियां होती हैं। अब मेरी आदत क्या है संगीता जी, आप तो जानती हैं, मैं बहुत एनालिटिकल आदमी हूँ, बहुत पढ़ता हूँ और पता नहीं क्या क्या सोच लेता हूँ मैं। अच्छा पंडित जी, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो देखिए चल रहा था, 4 साल हो चुके हैं। हम लोग यही सोच रहे थे अब शायद बंद हो जाएगा, तो वो तो बंद नहीं हुआ। इधर ईरान, इजराइल और यूएस का एक साथ शुरू हो गया युद्ध। अब युद्ध को लगभग 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन युद्ध बजाय ये थमेगा या नहीं थमेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा? मैं इसमें आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगा, जो ज्योतिष के माध्यम से मुझे दिखाई दे रही है। 2 अप्रैल से 17 मई के बीच में भीषण युद्ध होने वाला है, ईरान और इजराइल और अमेरिका का। और आप इस दौरान देखेंगे कि यूरोप के कुछ देश जो आज मना कर रहे हैं, उनमें से मैं 3 देशों का नाम लिए देता हूँ, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। ये इनको आना ही पड़ेगा यूएसए की मदद करने। अभी आप देखिए कि उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ अपनी नौसेना को भेज दीजिए, भेजने से मना कर दिया। मना किया नाटो के सारे देशों ने अभी आज तक अभी तो मना किया हुआ है। मना कर दिया। ये 3 ही देश एकमात्र हैं जिनके पास कुछ सेनाओं के रूप में पनडुब्बियां हैं, जिनके पास फ्लीट मौजूद हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है। आप देखिए कि इस युद्ध में ईरान जो है वो 2 अप्रैल से भारी पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका को बहुत परेशानी का सामना करना जा रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका में इस युद्ध में ईरान भारी पड़ने वाला है, यानी इजराइल और अमेरिका कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, कमजोर इन द सेंस, मेरा कहने का तात्पर्य है, अब जैसे क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊं। इजराइल अपनी रक्षा करता है आयरन डोम से, बाकी जगह पैट्रियट लगे हुए हैं, जिनको पैट्रियट बैटरीज हम लोग कहते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं बेसिकली। ईरान ने क्या चालाकी की, मैं इसको राजनीतिक रूप से मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने क्या करा, सबसे हल्की और सस्ती मिसाइलें शुरुआत में छोड़ के उनकी सारी पैट्रियट खत्म करा दी। एक मिसाइल को बनाने में 1 महीना लगता है, पूरी टेक्नोलॉजी उसमें डाली जाती है, और एक मिसाइल बनती है जो पैट्रियट में, आपको इंटरसेप्टर मिसाइल जिसको कहते हैं, उसमें लगते हैं कम से कम 50 से 60 करोड़ अमेरिकी रुपए, डॉलर में आप जिसको कहते हैं, तो वो लगते हैं। अब आपके पास बनाने का सामान नहीं है, आपने बनाई थी थोड़ी सी, उसको कहाँ बांट दिया, सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूएई से लेकर बहरीन, ओमान तक, कतर तक लगी हुई हैं, सबके पास ख़त्म होने की आस। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप मुझे दे दो, अब दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, तो दोगे कहाँ से?
अच्छा, उसने अब क्या करा, देखिए ईरान की खूबी देखिए, उन्होंने इस युद्ध को पढ़ लिया था। एक तो उन्होंने, ईरान की तैयारी बहुत पहले से चल बहुत रही पहले थी। से। अच्छा, उन्होंने जो नई मिसाइल बनाई है उनकी गति 12 मैक की है। 12 मैक को आप ऐसे समझिए कि ध्वनि से 12 गुना तीव्र, जिनको सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक कहा जाता है। अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा देशों के पास है। किन किन के पास है? अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, भारत ने अभी सुपरसोनिक का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परीक्षण किया, और इसकी टेक्नोलॉजी रशिया के पास है। चाइना ने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया, क्योंकि उस क्या होता है कि ये ऐसी बनाई जाती है कि इसमें 2 या 3 इंजन लगते हैं। इंटरसेप्टर के लिए जीपीएस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप जीपीएस में लोकेशन डालोगे तो वो वहाँ जाके गिरेगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि पहले वो जीपीएस कहाँ का इस्तेमाल कर रहे थे? अमेरिका। तो अमेरिका क्या कर रहा था? उसमें स्पूफिंग कर रहा था। स्पूफिंग एक शब्द है जिसमें टाइम को थोड़ा सा डिले किया जाता है, आगे और पीछे। तो आपने मिसाइल मारी कि भैया विद्यानगर के आगे गिरना है ये मिसाइल, तो मालूम पड़ा वो विद्यानगर ना गिर के कहाँ जाके गिर रही है? आगे जाके आशिमा तक पहुंच गई। तो आप सोचिए, इसको स्पूफिंग कहा जाता है अब भाषा में। अब उसने क्या करा कि चाइना की जो जीपीएस टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। चाइना ने लगभग 57 सैटेलाइट आसमान में छोड़े हुए हैं, जो पूरी हर जगह की रियल टाइम लोकेशन दे रहे हैं और वो ईरान को पूरी रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। अब वो वहां से हाइपरसोनिक का जो अब बेड़ा उसने निकाला है, वो वहां से सीधी छूटती है और आयरन डोम जब तक देखते ही रह जाता है तब तक वो गिर जाती है। आपको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको उसको पकड़ना तो पड़ेगा। तो उन्होंने इतनी उसको फास्ट कर दिया कि जब तक आप उसको देखोगे तब तक वो गिर जाएगी। माने 2000 किलोमीटर, जिसकी स्पीड ध्वनि से भी 12 गुना तेज है, वो मिसाइलें मार रहे हैं। और रोज नहीं मार रहे, अब वो कम कम मार रहे हैं, जगह पे ठिकाने पे ही मार रहे हैं। तो परेशानी है। तो जब तक 2 महीने में बनाओगे तब तक तो वो मारता रहेगा, तो जीतेगा तो माने ईरान का पलड़ा उसमें भारी रहेगा, भारी पड़ेगा। तो उनके पास एक ही चीज है, ड्रोन और मिसाइल। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने नॉर्थ कोरिया से हासिल करी, जो टेक्नोलॉजी उनको रियल टाइम डेटा चाइना दे रहा है, और टेक्नोलॉजी दी रशिया ने। तो ये खेल है जिसके चलते ये लड़ाई चल रही है। ज्योतिष के कई लोग कह रहे हैं कि हमने ही अभी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे जनवरी में, ज्योतिष क्या कहता है, मैंने जनवरी में लिख दिया था। मेरा आप फेसबुक पेज उठा के देखेंगे, मैंने लिखा था खामनेई इस युद्ध में मारे जाएंगे, लड़ाई होने से पहले लिखा था, या वो रशिया भाग जाएंगे। तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी जो आगे की 3 लगभग जो लोग हैं, 3 लेयर का जो उनका मंत्रालय है, वो भी लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन उन्होंने इतनी लेयर उसकी तैयार करके रखी है कि जब तक आप बूट ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, माने आप जब तक सेना नहीं उतारेंगे तब तक आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो इधर से मारते। अभी आपने कहा कि ईरान भारी पड़ने वाला है इस युद्ध में। अभी जो आगे ग्रह गोचर होंगे, ग्रहों की जो स्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से अमेरिका का कैसा भविष्य देखते हैं आप? ट्रंप के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अमेरिका का भविष्य, मैं अपने फेसबुक पेज पे मैंने भविष्यवाणी भी की, 2032 में डॉलर 52 रुपए का बिकेगा। तो आप सोचिए 2032 में। हाँ, तो आप देखिए वो अभी तो डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, जितना जितना तेल बिक रहा है उतना डॉलर मजबूत नहीं, होता आप देखिए 32 में आते आते डाउन होगा। नहीं, उसके पीछे का आपको मैं लॉजिकली भी समझाता हूँ, ज्योतिष के हिसाब से अलग समझाऊंगा और लॉजिकली भी समझाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकली। देखिए, कारण क्या हो रहा है कि लोगों ने आजकल, उदाहरण के तौर पर, अब डॉलर में बाइंग करना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा गोल्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अच्छा, अमेरिकन जो टैरिफ वाली दादागिरी थी, सभी उससे घबराए हुए हैं कि कल को ऐसा ना हो कि वो कहें कि आप डॉलर इससे ज़्यादा अपने यहाँ रख ही नहीं सकते हो, आप भंडारण नहीं कर सकते हो, आपको डॉलर वापस करना पड़ेंगे। ओह, ये भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी संभव है। डोनाल्ड ट्रंप तो जो है बिल्कुल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कान के बेहद कच्चे। मैंने उनके बारे में 2016 में एक चैनल पे मैंने उनकी पूरी कुंडली बनाकर भविष्यवाणी की थी कि अगले राष्ट्रपति बनेंगे। तो बात वही हुई, सिंह लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो अभी तो वृश्चिक राशि मजबूत है। कब तक? 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव होने हैं अमेरिका में।
तो जहाँ पर सीनेट और जो लोअर हाउस और अपर हाउस के चुनाव होंगे तो वहाँ डेमोक्रेट चुन के आएंगे, जो रिपब्लिकन्स का डोमिनेंस है वो ख़त्म होगा। मुझे लगता है अगले साल उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए। अच्छा। हालांकि उनकी कुंडली 2028 तक बहुत मजबूत है, जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे, और उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब ये कार्यकाल अपना पूरा करने वाले पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे, और डेमोक्रेट्स ही फिर वापस लौटेंगे। रिपब्लिकन्स का वापस आना अगले 10 सालों के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से उभर के आया है इस युद्ध में इजराइल। और दूसरी बात, नेतन्याहू जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली किस तरह से है, वो कितना डोमिनेट कर पा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को उनसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू की जो राशि है वो वृषभ राशि के जातक है। आपने यदि ईरान के झंडे को देखा होगा तो हमारे जो 2 त्रिकोण हैं, जो शक्ति के त्रिकोण होते हैं, वो उनके झंडे पे पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार के झंडे का पे त्रिकोण का होना तंत्र का कारक होता है और शक्ति का प्रतीक होता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली बहुत शानदार है। इस साल वो ईरान को लगभग नाको चने चबा देंगे। इजराइल, हाँ, धनु लगन और वृषभ राशि के जातक है, और वहाँ की जो कंट्री जो है उसकी भी राशि वृषभ है, इजराइल की। तो वो चारों तरफ लड़ता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं बेहद कमज़ोर है, इसलिए उसको शत्रुओं का सामना वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है। तो कई बार परेशानी इजराइल को लेके है, लेकिन इजराइल इस लड़ाई में ईरान को लगभग कमज़ोर इतना कर देगा कि वो कभी उठेंगे नहीं, क्योंकि उनके 3 ही ग्रुप हैं, हमास, हूती और हिजबुल्ला, तीनों कर्क राशि के हैं। तो आप देखिए वो तीनों लगभग जो है खेज हो जाएंगे, और ईरान भी लगभग कमज़ोर हो जाएगा, उस लेवल का वो लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। और फिर भविष्य में छोटा मोटा तो वो, जैसे आज यूक्रेन की लड़ाई और रूस की चल रही, कि वो यहाँ से 10-20 ड्रोन भेज देते हैं, वो वहाँ से मार देते हैं, और वो अपना काम कर रहा है, तो वो तो उस तरह का। अच्छा, ये जो युद्ध की स्थितियां बन रही है, आप जैसे कह रहे हैं कि 2032 तक ये लगभग ऐसी स्थितियां रहेंगी, क्या भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा? नहीं, भारत का पाकिस्तान से झगड़ा होने वाला है 2 अप्रैल से 17 मई के बीच में। 2 अप्रैल से 17 मई 2026? हाँ, इसी साल भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध होगा, आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। उधर से अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। युद्ध बढ़िया कैसे हो सकता है पंडित जी? युद्ध का तात्पर्य यह है कि जब आप अपने विरोधी को सबक सिखाते हो, बिल्कुल, इसलिए बढ़िया हो सकता है। और जो विरोधी भारत का हर जगह विरोध करता हो, कहता है 1000 कट्स लगाने भारत में, यहाँ आप सोचिए वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने में केवल पाकिस्तान मनी सप्लाई कर रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर जो स्थिर है, वहाँ भी फिर भी कोशिश में लगा हुआ है कि हम कैसे उसको अस्थिर कर सकते हैं। उधर आप देखिए, यहाँ नक्सलाइट हम 31 मार्च को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए वो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे जो ऐसे ग्रुप हैं जो कि इंडिया के खिलाफत करते हैं, उनको सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश के थ्रू मूवमेंट चल रहा है, उधर नेपाल के थ्रू हो रहा है, इधर बांग्लादेश के थ्रू हो रहा है। तो आप देखिए दिक्कत तो है। तो ऐसे पाकिस्तान को यदि हम अस्थिर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। ये जो अप्रैल और मई आने वाला है, 2 अप्रैल, इसको आप मैक्सिमम ऐसे मानिए 10 अप्रैल से 17 मई शनि और मंगल का कंजक्शन होगा, और वो कंजक्शन निसंदेह पाकिस्तान की कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है। कितना असर होगा इस युद्ध का? मेरे को लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होगी, और कुछ हिस्सा तो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो टूटने की स्थिति 2028 में आती है, जब शनि का ट्रांजिट मेष राशि में होगा, और वो 2032 तक शनि मेष राशि में भ्रमण करेगा। उसी दौरान मंगल की दशा होगी, उसी दौरान राहु भी विपरीत उसमें ट्रांजिट करेगा केतु के साथ, क्योंकि राहु जहाँ होता है उसके 7वें भाव में केतु होता है। अच्छा, जो ये युद्ध आप बता रहे हैं कि अप्रैल से मई के बीच में युद्ध होना है, जो भारत पाकिस्तान का, जी, उसमें बॉर्डर के जो हमारे राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, उन जगह पर असर होगा, या फिर सेंट्रल इंडिया में भी कहीं उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, भारत के ऊपर मंगल की महादशा है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरे भारतवर्ष में ही, खासतौर से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कारक हम लोग मंगल को मानते हैं, तो इस दिशा में आपको असर तो देखने को मिलेगा। भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल है, और उधर जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका है, तो आपको इस पूरे रीजन में तो आपको दिखाई देगा,
क्योंकि आजकल लड़ाई क्या हो गई, ड्रोन से लड़ी जाती है। अब मिलिट्री बूट ऑन ग्राउंड नहीं आता, वो वहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से हम इंटरसेप्टर मारते हैं, तो वो हवाई मतलब जमीनी युद्ध होने की स्थिति नहीं बन रही है, नहीं बनेगी। जो लड़ाई होगी वो केवल आकाशीय मार्ग से होगी। हाँ, तो उस हिसाब से होना चाहिए और भारत उसमें हर हालत में जीतेगा। ये मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान को हाथ जोड़ के पैर पड़ के सरेंडर की बात करना पड़ेगी और भारत जो है फिर विजयी होगा। मोदी जी के बारे में अगर बात करें, प्रधानमंत्री हैं, इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री मानसिक रूप से क्या कष्ट में है इस समय? हाँ, कष्ट में है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो राशि है वो वृश्चिक राशि के जातक हैं। अच्छा, वृश्चिक राशि से इस समय एक तो मंगल का गोचर इस समय हो रहा है आप चौथे भाव में। चौथा भाव जातक को सुख में कमी करता है, अलग राशि स्वामी है, तकलीफ देता है। और गुरु जो उनका मास्टर प्लेनेट है, राजनीति का कारक है, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो मानसिक तनाव तो है। 17 मई के बाद जैसे ही गुरु कर्क राशि में उच्च का होगा तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के हाव भाव, चेहरा में आपको एक अलग ओज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं जैसे हम लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो मोदी जी से जितनी आशा थी लोगों को, जितनी उम्मीद थी कि वो इतना एग्रेशन दिखाएंगे, वो चीज़ अभी लोगों को दिख नहीं रही है। शांत बैठे हुए हैं। ये इवन कि विपक्ष भी बोलता है कि बोलिए कुछ, बोलते क्यों नहीं है प्रधानमंत्री। तो ये जो स्वरूप है प्रधानमंत्री का, ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कुछ एग्रेशन चाहिए उनको, कुछ मतलब कड़े डिसीजन चाहिए। एग्रेशन से मतलब मेरा कि उनके कुछ कड़े डिसीजन देखने को नहीं मिल रहे हैं जो लोग चाह रहे हैं। बोलते हैं ना कि हम इसलिए नहीं लाए थे आपको अक्सर सुनने को मिलता है ऐसा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा संगीता जी, 2 अप्रैल को मंगल जो है वो मीन राशि में ट्रांजिट करेगा, तो वो पहुँचेगा माननीय मोदी की राशि से पंचम भाव में, और वहाँ से वो उसका पहुँचने के बाद आपको एग्रेशन जरूर दिखना चाहिए 2 अप्रैल से 17 मई। और उसके बाद मंगल पहुँच जाएगा छठे भाव में उनकी राशि से, तो और भी ज़्यादा आपको प्रभावशाली वो दिखाई देंगे। तो उत्तर माननीय मोदी जी की कुंडली तो बेहतर होना ही है, लेकिन अभी चूंकि भारतवर्ष की भी कुंडली कमज़ोर है, मोदी जी की भी कमज़ोर है, इसलिए मुझे लगता है किसी ने जो उनके सलाहकार रहे, अभी राज्यसभा में काफी मजबूत हो गए, राज्यसभा में एनडीए काफी मजबूत हो गया है। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ज्योतिषाचार्य हैं जिनके भी मैं भी पॉडकास्ट सुनती हूँ, तो ये सुनने में आता है कि 2027 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चले जाएंगे छोड़ करके। जी, तो ये ज्योतिष क्या कहता है आपके हिसाब से? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँ, 17 मई 2026 के बाद से लेकर 2029 का जब चुनाव होगा तो वो तो अपने चरम पे होंगे उस समय। अच्छा, तो एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे वो। आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप ही के चैनल पे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 2027 में कुछ नहीं होने लगा, 28 में भी कुछ नहीं होने लगा। 28 में शनि जहाँ छठे भाव में पहुँचेगा तो अगले 2.5 साल तो वो चरम पे होंगे, तो फिर चुनाव जीतेंगे, फिर पार्टी सत्ता में आएगी, फिर अगले 4-5 साल फिर प्रधानमंत्री रहेंगे। तो भाई नोट कर लीजिए, हमारे स्टूडियो से पंडित अरविंद तिवारी जी की बोल्ड भविष्यवाणी की है उन्होंने कि 27 में प्रधानमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 27 में खुद छोड़कर चले जाएंगे, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। 29 में भी वापस प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो हम सब इंतजार करेंगे पंडित जी की भविष्यवाणी का क्या होने वाली है। जी जी जी, बिल्कुल आप देखें और यही होगा। देखिए, मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी करने वाला आदमी, और बहुत सटीकता से। 2013 में पहली बार मैं चूँकि पहले जब दैनिक जागरण का प्रभारी था, तो मैं 2003 से लिख रहा हूँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये मैंने ही टाइटल शुरू किया था। तो मैंने 2013 में जागरण में एक फ़ोटो लगाया था जिसमें नरेंद्र भाई मोदी का फ़ोटो छोटा सा था, मनमोहन सिंह का थोड़ा बड़ा था, और लालकृष्ण आडवाणी जी का बीच में था। और मैंने उसमें बॉक्स में लगा कर लिखा था कि आडवाणी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी कुंडली में कोई योग नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी की कुंडली में योग है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 2019 के बाद 17 साल की बुध की महादशा चलेगी। तो ये बुध की महादशा जो 2019 से प्रारंभ है, तो 17 साल आप जोड़ लीजिए, 2019 से 10 साल 2029 और 9 साल 16,
हमारे 2035 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो क्या बात कर रहे हैं भाई, 29 नहीं 2035 तक रहने वाले हैं। तो ये बुध की महादशा का प्रेम, और बुध उनकी कुंडली में उम्र का क्या होगी उस समय तक? मुझे लगता है कि 90 प्लस तो कम से कम वो जिएंगे, इतने से कम। लेकिन तो उन्होंने ही नियम बनाया है कि 75 के बाद आप देखिएगा देश में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि सब कहेंगे मोदी जी रहे, हमें उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मोदी जी रहेंगे। क्या राष्ट्रपति भी बनेंगे? हाँ, राष्ट्रपति भी बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके राष्ट्रपति बनने के भी होगा भारत। अच्छा। हाँ बिल्कुल ही होगा उनकी कुंडली। मतलब सत्ता में मोदी जी बने रहेंगे? हाँ, सत्ता तो ये तो कुछ लोगों के लिए खुश करने वाली खबर है और कुछ लोगों के लिए बहुत निराश होने वाली खबर है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, मोदी जी के बाद आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के पद पर? मोदी जी तो ठीक है 2035 तक आपने बताया कि सत्ता में रहने वाले हैं, कोई और चेहरा आपको दिखता है जो मोदी जी के बाद जिसको बताया जाए कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी के बाद मुझे एक ही नाम समझ में आता है, वो है अमित शाह जी का, क्योंकि उनकी आयु भी कम है, 64 का उनका जन्म है, तो अभी उनके पास बहुत आयु है, 20 साल 25 साल वो कर सकते हैं, और उनकी कुंडली में ज़बरदस्त राजयोग है और बिल्कुल डोमिनेंस के साथ वो राजनीति करते हैं। वो मोदी जी तो कई बार थोड़ा सा शांत भी हो जाते हैं और सौम्यता भी है, पर अमित शाह जी जो है बिल्कुल जिसको प्रशासक कहते हैं वैसे शासन करते हैं, पूरे जोर और शोर से, साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, जैसा एक राजनीतिज्ञ होना चाहिए, जिसको आम भाषा में हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, तो चाणक्य की नीति उनको आती है, तो उस तरह की चीज़ें उनके साथ हैं। तो मेरा मानना है अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी होंगे। उनके हेल्थ को लेकर के अब हेल्थ को लेकर बीच में था, मैंने 2022 में उनके बारे में लिखा था जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। मेरी ही कुंडली का मेरे फेसबुक पे प्रेडिक्शन पड़ा हुआ है उनकी कुंडली के साथ। मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, पूर्णतया स्वस्थ होंगे और आज से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आप देखिए वो काम कर रहे हैं और अभी भी 4 घंटे ही सोते हैं वो, लगातार 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं वो, तो आप उनकी क्षमता को देखिए। योगी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री योग देखते हैं आप? नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता योगी जी की कुंडली में। मुझे तो ये भी लगता है कई बार कि हो सकता है योगी जी अगला चुनाव ना हार जाए। ऐसा? हाँ, उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ डमाडोल है, उनकी कुंडली भी थोड़ी कमज़ोर है। 2027 के चुनाव, 27 का चुनाव मुझे थोड़ा कठिन लगता है। तारीख की जिस दिन घोषणा होगी मैं उसी दिन बता दूंगा कि क्या स्थिति होने वाली, लेकिन आज की परिस्थिति देखते हुए मुझे थोड़ी सी स्थितियाँ उत्तर प्रदेश, मतलब योगी जी की कुंडली उनका फेवर नहीं कर रही है, जो डेट आएगी वो उनका फेवर करेगी। देखिए क्या होता है, हमेशा चुनाव जो जीता जाता है या चुनाव में परिणाम होते हैं वो चुनाव की तारीख से होते हैं। मैं जैसे आपको पश्चिम बंगाल का बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल का तो मैंने चुनाव की पहले पॉडकास्ट में मैं बोल दिया था। तो क्या होता है कि आप बीजेपी जीतेगी? नहीं, ममता बनर्जी जीतेगी और बीजेपी वहाँ पे जीतना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कल परसों से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि पंडित जी एक बार फिर से सारे प्रत्याशी वाइज 294 प्रत्याशी वाइज आप प्रेडिक्शन डालो, तो मैंने कहा बीजेपी के पूरे घोषित हो जाएं तो फिर एक बार और प्रयास करते हैं कि भाई क्या होने वाला है। इंडिविजुअल कुंडली मायने रखती है, तो वो हम करते हैं, लेकिन तारीख के हिसाब से घोषणा हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 उसमें चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव है। तो पहले चरण में जब चुनाव हो रहा है उस दिन चंद्रमा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में, तो पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है वो वृश्चिक राशि की पार्टी है। वृश्चिक राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, तो उस दिन जो 150 के आसपास सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो उसमें मुझे भाजपा बहुत अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रही। अच्छा। दूसरा चरण 29 तारीख को, उस दिन चंद्रमा हस्त नक्षत्र में पराक्रम भाव में, उस फेज में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। यानी फाइट नेक टू नेक है। जो लोग घोषणा कर रहे हैं कि 112 होंगे, 110 बीजेपी होगी, उतना नहीं, उससे और आगे जाएगी। ममता बनर्जी भी बहुत ही बड़ी कूटनीतिज्ञ और बहुत जुझारू महिला है। बहुत जुझारू है। मुझे लगता है सारे जितने भी राज्य हैं उनमें केवल बंगाल ही अमित शाह जी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल रहा, और ममता बनर्जी ने उनको थोड़ा परेशान किया है। जी बिल्कुल। आप बाकी सब जगह आप देखिए बीजेपी कई जगह कई राज्यों में कर रही है शासन, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल आज भी मुश्किल बना हुआ है, जीतना मुश्किल बना हुआ है। तो उसके पीछे का कारण है, आप उसको ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी दोनों की राशि। बंगाल का चुनाव इसलिए भी मायने रखता है कि बंगाल के साथ में दूसरी देशों की सीमाएं भी जुड़ती हैं, खासतौर से बांग्लादेश, और वहां पर जो टेंशन दिखाई पड़ती है जी। उसको लेकर के
देश के जो नागरिक हैं उनके दिमाग में ये टेंशन रहती है कि वो चीज शांत होनी चाहिए, वो वाला एरिया शांत होगा तो फिर पूरे देश में शांति रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और हम भी, मेरा भी मानना है, मेरा इशारा चिकन नेक की तरफ। बिल्कुल मैं भी आप ही के साथ हूँ। और आपको मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि चूँकि चुनाव बेशक ममता जी जीतेंगी, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाएंगी। मैंने जैसे नीतीश कुमार के मामले में कहा था कि बिहार में जनता दल यू तो जीतेगी लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, वही हाल ममता जी का होगा, एक साल और मैक्सिमम 2 साल। उसके बाद शायद वो हट जाएं या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों कि उनको पद छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद हो सकता है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हों कि भाजपा वहाँ पर सरकार अपनी निर्मित कर ले, क्योंकि भाजपा की कुंडली 2028 से बढ़िया हो रही है। तो हो सकता है सरकार गिरा दे, आधे से ज्यादा विधायक। सरकार बनाने में भाजपा बहुत सब्र से काम लेती है, बहुत सब्र से बड़ा वो वेट कर लेती है 1 साल 2 साल। हाँ, जैसे हम बिहार में देख रहे हैं अभी, ठंडा करके खाते हैं वो। ठंडा कर करके खाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, अब हमने प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर ली, अमित शाह के, योगी जी के बारे में बात कर, देश की कुंडली के बारे में बात कर ली, इंटरनेशनल लेवल पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए जी, जो एक बहुत बड़ा मायने रखती है देश में। सबसे पुरानी पार्टी है, आज सबसे कमजोर देखी जा रही है, 100 सीटें भी नहीं आई हैं उनकी। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है? देखिए किसी भी पार्टी का भविष्य उसके जो अध्यक्ष होता है हम लोग उसी से पकड़ के चलते हैं, प्लस पार्टी की कुंडली को। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी की जो कुंडली है वो धनु लग्न और कन्या राशि की है, लेकिन उस पर इस समय शासन किसका है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, जो कि सिंह राशि के हैं। और इस समय सिंह राशि में केतु, और अभी 29 तारीख से केतु मघा नक्षत्र में जा रहा है, तो वो दिसंबर तक वहीं बैठा रहेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण ये पार्टी अभी और रसातल में जाने वाली है। अच्छा। तो आपको पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं दिखाई देगा, आसाम में कुछ नहीं दिखाई देगा, तमिलनाडु में कुछ नहीं दिखाई देगा, केरल जहाँ पर वो बहुत मजबूत हैं, जहाँ पे उनके बहुत सांसद हैं, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, और पुडुचेरी जहाँ वो बहुत प्रभावशाली हैं वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई देगा। कांग्रेस को इन 5 राज्यों से कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और कांग्रेस की स्थिति 2028 के बाद तो और ही दयनीय होने वाली, क्योंकि शनि का ढैया आ जाएगा, और ढैया भी कौन सा? मारक। तो अगला चुनाव जब 2029 में होगा तो कांग्रेस पार्टी 40 या 50 सीटों पे रह जाएगी, जो आज 100 के पास है वो और भी कम हो जाएगी। तो कांग्रेस के लिए बहुत निराश करने वाली भविष्यवाणी आपने की है। नहीं, मैंने तो बीच में कई जो कांग्रेसी बड़े मेरे को लोग मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ अभी, और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ चीज़ें करा लीजिए। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस में इस समय केरल लाभी बहुत प्रभावशाली है, और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के उनके सलाहकार है माननीय राहुल जी तो बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन जब सलाहकारी कमज़ोर होंगे, कृष्णा अल्लावरू से लेके केसी वेणुगोपाल तक, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, जो गलत सलाहें देते हैं, जिसके कारण राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उन्हीं सलाहों के कारण अभी बामुश्किल हरियाणा में एक उम्मीदवार जीता है राज्यसभा का, वो भी इसलिए कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने दम ठोक के कह दिया था कि सब मैं जिता दूंगा, वरना 2-3 विधायक इधर उधर होते और सतीश जी वहाँ से तीसरे जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे वो जीत जाते। तो ये माननीय राहुल जी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, कुछ लोगों के हाथों में नहीं खेलना पड़ेगा। राहुल जी अच्छे इंसान हैं, आपने नहीं, कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो सभी ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी कुंडली क्या कहती है? अब उनका भविष्य कैसा है? देखिए, मैं राहुल जी का भविष्य में यही कह सकता हूँ, उनकी कुंडली मिथुन लगन की, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि बहुत अनस्टेबल होती है, तो मुझे लगता है कि कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर है उनकी, और अगले चुनाव के बाद वो इस परिदृश्य से चले जाएंगे। तब कांग्रेस का जुम्मा जो है वो केवल प्रियंका जी के हाथ में होगा, और वही पार्टी की कमान संभालेंगी, और मुझे लगता है राहुल जी से बेहतर संभाल सकते हैं, क्योंकि उनमें धनु लगन और वृश्चिक राशि की डोमिनेंस है, एक प्रभाव है, उनकी बात को कार्यकर्ता सुनता है। मैं तो आज भी सोनिया जी से निवेदन करूंगा कि आप उनको आज अध्यक्ष बना दीजिए, कांग्रेस का रिवाइवल अपने आप होगा, क्योंकि उनकी भी वृश्चिक राशि है। तो जो अध्यक्ष होता है उसकी राशि बहुत कामगार होती है, तो 2028 में शनि उनकी राशि से 6ठे भाव में चला जाएगा, माने वो अपने विरोधियों पे भारी पड़ेगी। उधर
नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि, भाजपा की वृश्चिक राशि, प्रियंका जी की वृश्चिक राशि, तो कहीं ना कहीं पार्टी का उभार कर लेंगे, तो रिवाइवल हो जाएगा। और थोड़ा उनके ये तो उनके कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि प्रियंका जी को कमान देनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो मिली नहीं है। हालांकि अभी असम में उनको स्क्रीनिंग कमेटी की जवाबदारी दी गई है, पर जिस तरह से पलायन हो रहा है वहाँ पर नेताओं का, वो वहाँ पर भी कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पा रही है। देखिए उनको क्या हो रहा है कि कांग्रेस में खेमेबाजी बहुत है, कई खेमे हैं, वो डाउनवर्ड्स, क्योंकि प्रियंका जी उतना कान की कच्ची नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं, तो वो चाहते हैं कि प्रियंका जी का उभार ना हो, राहुल जी को हम प्रभाव में लेते रहें। माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो बेचारी उतना देखती नहीं है, तो राहुल जी बहुत सीधे पड़ते हैं और हमको जो है अपना ध्यान रखते हुए वो उतना ध्यान नहीं दे पाते, इसी के चलते जो है परेशानी होती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कैसे देखते हैं मोहन यादव की सरकार को और उनके भविष्य को, उसके साथ मध्य प्रदेश को जोड़ करके? देखिए मोहन यादव जी की कुंडली अभी शनि का ढैया उनके ऊपर चल रहा है, सिंह लग्न और धनु राशि के वो जातक है, चौथा ढैया, लेकिन गुरु की महादशा उनके ऊपर 2022 से शुरू हुई है, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री बने। गुरु बहुत प्रभावशाली है, तो मुझे लगता है अभी तो वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और मध्य प्रदेश की राशि भी सिंह है, उनका लगन भी सिंह है, तो दोनों का मेल जोल मिला के कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। उनके हाथों अच्छा है मध्य प्रदेश का भविष्य, बिल्कुल अच्छा भविष्य। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कहीं पटल में पीछे पहुंच गए हैं। एक सबसे बड़ा नाम आता है नरोत्तम मिश्रा का, जो एक टाइम पे फ्रंट फुट पे बॉलिंग किया करते थे, बैटिंग किया करते थे। आज वो बहुत पीछे हो गए हैं, चुनाव हार गए हैं, उसके बाद से राजनीतिक पटल से बिल्कुल गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। कैसे देखते हैं उनका भविष्य, कुछ संभावना है? देखिए आपने नरोत्तम जी के बारे में पूछा, नरोत्तम जी के बारे में मैंने 2 बार बड़ी भविष्यवाणियां की थी और दोनों बार सच साबित हुई। तीसरी भविष्यवाणी केवल और केवल आपके चैनल पर। मैंने नरोत्तम जी को उस समय, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और एक परिस्थिति ऐसी आई थी कि EOW की तरफ से उनके ऊपर सम्मन भी चला गया था, बहुत घबराए हुए थे, तब उन्हीं के बंगले में, उन्हीं के सामने फेसबुक पे लिखा था राष्ट्रीय स्तर के नेता बनेंगे और फिर मंत्री बनेंगे। आपके सामने फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 2028 17 जनवरी के बाद मेरे पास चूंकि उनकी ओरिजिनल जन्म कुंडली है, भविष्यवाणी है 17 जनवरी 2028 से 17 जनवरी 2031 के बीच में नरोत्तम मिश्रा एक बार पुनः धूमकेतु की तरह प्रकट होंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ साथ वो देश की राजनीति में एक बहुत बड़े पटल पर आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, जो जैसा कि वो अपना दिखाते भी हैं, उम्मीद भी है उनको, और वो बार बार शेरो शायरी करके ये बात कहते भी हैं, तो ये तो उनके समर्थकों के लिए बहुत अच्छी खबर आपने बताई है। चलते चलते एक नेता और हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह के बारे में। 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, अब वो राज्यसभा के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। अब कैसा भविष्य है उनका? क्या नेशनल में वापस जाएंगे या मध्य प्रदेश में फिर से राजनीति शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश में करेंगे राजनीति, और उनके ऊपर अब बुध की महादशा प्रारंभ हो गई। कुंभ लग्न और वृषभ राशि है, बुध पंचम भाव का कारक है, यानी राजनीति के भाव का कारक है। उसकी दशा 17 साल चलनी है, जिसमें से अभी उन्होंने कुछ साल ही गुजारे हैं। तो अगले 10 सालों तक आपको दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, राजनीति से कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। बेशक वो राज्यसभा में ना जा रहे हों, कोई उनको ज़रूरत नहीं, बहुत उन्होंने राज किया, लेकिन वो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो भी धूमकेतु की तरह उभर के आएंगे और आपको बिल्कुल दिखेंगे। तो मध्य प्रदेश में फिर पुराने नेताओं की वापसी होने वाली है, तो उनके समर्थकों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और मुझे लगता है कि ये पहले ही तय कर चुके हैं दिग्विजय सिंह कि अब उनको मध्य प्रदेश की राजनीति करना। उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन उनके बेटे की का राजनीतिक भविष्य भी मुझे दिखाई पड़ता है। चलिए, तो पंडित जी आज आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत सारे विषय पर भविष्यवाणी की, और कुछ भविष्यवाणियां तो ऐसी की जो सिर्फ इसी पॉडकास्ट में हुई हैं। इन सब की चीजों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए डबल धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संगीता जी, और खबर प्रधान को जो लोग सुनते हैं उन सभी को मेरा नवरात्रि के पर्व की बहुत शुभकामनाएं। कभी भी आपको लगे तो प्रश्न लिख के आप संगीता जी को भेजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर कहीं भी बैठा होऊंगा तो ज़रूर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।